दोस्तों, ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी चमत्कार। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा कुछ न सूझा। उसकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिताजी का भी देहांत हो गया और प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वे सब उसके धूल में मिल चुके थे। पिताजी ऊंचे ओहदे पर थे। उसकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर वे सब मंसूबे धरे रह गए। अब गुजर बसर के लिए वही 30 रुपये महीने की ट्यूशन ही रह गई थी। पिताजी ने कुछ संपत्ति भी न छोड़ी थी, उल्टे बधू का बोझ और सिर पर लाद दिया। और स्त्री भी मिली तो वह भी पढ़ी लिखी, शौकीन, जवान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपये की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए थे। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ ही था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और ज़रूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 रुपये से कम पर न मिलता था। काम केवल 2 घंटे का था। लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा ही कुंद जेहन, कामचोर, अभी 9वें दर्जे में ही पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठाकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत ही आदर किया करते थे, बल्कि उसे अपना ही लड़का समझते थे। वह नौकर नहीं, घर का आदमी था। घर के हर मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी समझ में अंग्रेजीदा लौंडा भी उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजर्बेकार था। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठाकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज यह कैसी सलाह है। वीरेंद्र के सामने उन्होंने क्यों नहीं कहा। उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? बीरू को मैं ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बीरू बाबू ही जाने, उन्हीं से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ। प्रकाश ने असमंजस में पड़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है ही, लेकिन यह समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका उनका। तो अभी न करूँ, यही सलाह है? जैसा आप उचित समझें। मैंने तो दोनों बातें ही कह डाली, तो कर डालूँ? मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं मेरा बहक न जाए। मेरे रहते तो आप इसकी चिंता ना ही करें तो अच्छा है। हाँ, इच्छा हो तो विवाह कर डालिए, कोई हरज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्ही को देखनी पड़ेंगी, यह तुम समझ लो। तो मैं इनकार कब करता हूँ। रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो चुकी और विवाह का सामान इकट्ठा होने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं अधिक मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपये खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते देखते ही फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन गया। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए उसे खड़ा था, कहीं गैस और सामियाने वाला खुशामद कर रहा था। वह चाहता तो 200-400 रुपये बड़ी आसानी से इधर उधर करके बना लेता, लेकिन वह इतना नीच न था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था। पर जिस दिन उसे 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर उसने चंपा से कहा, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे भी आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज अपनी बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर कि आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूँ, बाज चीज़ों पर तो आंखें ही नहीं ठहर रही थी। चंपा ने ईर्ष्या जनित विराग से कहा, हमें क्या करना है? जिसे ईश्वर ने दिया है वही पहने। यहाँ तो रोकर मरने के लिए पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश, इन्हीं लोगों की मौज है, ना कमाना ना धमाना। बाप दादा छोड़ गए हैं, मज़े से खाते हैं और चैन से आराम करते हैं। इसी से कहता हूँ कि ईश्वर बहुत ही अन्यायी है। चंपा, अपना
अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष है। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियां चलाना भी मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन रोए। और न इस ज़िंदगी में कोई ऐसी आशा है, कोई गत की साड़ी भी नहीं कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। तो मैं इसी सोच में हूँ कि ठकुराइन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती तो जान बच जाती। यह कहते कहते चंपा की आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए मैं लाऊंगा। अब क्या मैं इतना भी न कर सकूंगा। मुसीबत के ये दिन सदा थोड़े ही बने रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम्हें सिर से पांव तक जेवरों से लदी होगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती, निबाह होता जाए यही बहुत है, गहनों का साथ नहीं। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती थी। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे आशा न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर जी ललचाता है। वैसी चीज़ें तुम पहनो तो रानी मालूम लगोगी। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भी भद्दी दिखने लगती हैं। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। यह न हुआ कि कहते कि कोई चीज़ चंपा के लिए भी लेते जाओ। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। इस बचपने की क्या बात है। कोई उदार आदमी कभी इतना कृपणता न करता है। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी आज तक नहीं देखा जो अपने बहू के गहने किसी और को दे दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैंने उनके लड़के को पढ़ाया है और शादी का इंतज़ाम भी मैं ही कर रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज़ दे भी दे तो वह निष्फल न जाएगी। मगर धनवानों का हृदय धन के भीतर से दबकर सिकुड़ जाता है। उसमें उदारता के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। रात के 12 बज चुके थे, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आ रही थी। बार बार ही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते थे। कुछ बादल हो आए और बार बार बिजली चमक उठती थी। सहसा प्रकाश चरपाई से उठा और खड़ा हो गया। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर बहुत दया आई। यही तो खाने पहनने की उम्र है उसकी, और इसी उम्र में बेचारी को हर चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फीट की ऊंची दीवार थी। वह दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में ही चलूं। अगर वह जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूँगा, कैसा चरका दिया, या कह दूंगा मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं यह करता क्या है। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर फतह है, किसी को मुझ पर संदेह भी न होगा। सब लोग नौकरों पर ही संदेह करेंगे। मैं भी कहूँगा, साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग ही बच जाऊँगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूँगा। फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ चंपा को दूँगा जिससे उसे भी कोई संदेह न हो। फिर भी वह जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़कने लगी। धूप निकल आई। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची ही उठा ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो तब तो। वह संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। न जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और न मालूम कैसे वह इस संदूक में रखी हुई संदूकची भी उड़ा ली। नौकरों की कार्रवाई होगी। बाहरी चोर का यह सब काम नहीं। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं। नियत बदलते क्या देर लगती है। आज मौका देखा और उठा ले गए। तुम जाकर उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी। तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी। बेचारा महीनों से इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज़ अपने सामान जमाई, और चोर दाढ़ी नज़रों से उसकी सारी मेहनतों पर पानी फेर गया। प्रकाश चटपट से उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन जी से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माता जी, मुझसे तो अभी अभी। चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले,
कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। समझ में नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर है, कैसे क्या होगा भगवान। तुमने दौड़ धूप की थी तब कहीं जाकर ये सारी चीज़ें आई थी। न जाने किस मनहूस सायन से लगन आया था। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो यह किसी नौकर की ही शरारत मालूम होती दिखती है। ठाकुर की ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, ऐसे नौकरों में कोई दम नहीं। 10-10 हज़ार रुपये यूं ही ऊपर से ले रखे हैं, कभी एक पाई भी नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो, आदमी का मन कितना जल्दी बदल जाया करता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वह कभी नहीं करेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊँगा। कहीं माल उड़ा दिया होगा, जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो अपने आप ही कबूल लेंगे। प्रकाश ने कहा, तब तो अनर्थ हो जाएगा, पुलिस का घर में आना खतरनाक है। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात करना सब व्यर्थ है। पुलिस माल तो न बरामद कर सकेगी, हाँ नौकरों को मार पीट भले ही लेगी, कुछ नज़र भी उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा ही स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछ लिया जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों सी बात करते हो प्रकाश बाबू। भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा, तुम मारपीट भी तो नहीं करते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फजूल मालूम होता है। माल बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी। प्रकाश, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ठाकुर साहब। ठाकुर, कोई लाभ नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके से पता लगावे तो अलबत्ता माल निकल आवे, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ। तकदीर ठोक कर बैठे रहो और क्या। प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वालों में नहीं। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन ने कहा, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही होता रहेगा। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आए, पर चोर आया बाहर से है। तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है ठाकुर साहब। हाँ, जरा अपने कोठे पर जाकर देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाज़ा तो खुला नहीं रह गया था। अब तो प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहाँ छिपा बैठा हो तो यह बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पाँव के रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहाँ पर प्रकाश का पाँव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने के कारण छत पर पाँव के निशान पड़ गए थे। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी पड़े दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे वह कुछ कह न सकते थे। प्रकाश ने उनकी बात मन की खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे घर में से ही आया है, अब तो कोई संदेह नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या हुआ, माल तो जाना था सो चला गया। अब चलो आराम से बैठें, आज रुपए की कोई जिक्र न करनी होगी। प्रकाश, मैं आज ही वह घर छोड़ दूंगा। ठाकुर साहब, क्यों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश साहब, आप कहें न कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सिर पर बड़ा भारी अपराध लग गया है। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक ही खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया, संभव है 2-4 दिनों में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत है, सारे घर की निगरानी नहीं रख सकती। इधर तो वह रसोई में बैठी रहती है, उधर कोई दूसरा आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो जरा भी उसे आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घाम कर भी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहेगी। उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर की ही है। ठकुराइन डरी, तुम चले जाओगे भैया तो घर और फाड़ कौन खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माताजी, लेकिन मुझे बहुत जल्दी ही यह घर छोड़ना पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हुई है, उसका प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।